तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन फोर्स और 12th क्लास में पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द मेजर डिफरेंस, वैसे कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन से भी समझा था ये। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा होता है बिटवीन टू मासेस। किस किस के बीच में होता है ये? बिटवीन टू मासेस, मतलब ऐसी, या कहते हैं बॉडीज, मासेस कहते हैं या हम कहते हैं बॉडीज। ऐसी कोई सी भी दो बॉडी जिनके पास मास है उनके बीच में होता है ग्रेविटेशन फोर्स। फॉर एग्जांपल लेट वी हैव टू बॉडी, एक बॉडी ये हो गई, एक बॉडी ये हो गई। इस बॉडी का मास है m1 और इस बॉडी का मास है m2, और इन दोनों बॉडी की सेंट्रल डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा कौन सी लेते हैं? सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ दिस बॉडी एंड सेंटर ऑफ दिस बॉडी, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस ली वो डिस्टेंस हो गई r। इन दोनों बॉडी के बीच की सेंटर डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है और वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स, और वो आप सभी को अच्छे से याद है, दैट इज Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। और आपने पढ़ा था कि ये जो G होता है, इस G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहते हैं बेटा इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी तुमको याद होगी, बिल्कुल हो गई होगी याद, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इट्स ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। ये केवल कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। ग्रेविटेशन फोर्स किन्हीं भी दो हेवनली बॉडी या ऐसी बॉडी जिनमें मास होता है उनके बीच में लगता है। नाउ इन 12th क्लास वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एज इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस कि हमारे पास दो चार्ज है, से पहला चार्ज है Q1 एंड दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है r। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज। इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और तीसरी बात कि ये फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स मतलब जैसे मैंने बताया ये भी सेंट्रल है, इसके सेंटर पॉइंट से मिला के जो लाइन जाएगी उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लगेगा। क्लियर है? सेंट्रल फोर्स से तीन बातें याद रखनी है। पहला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। द फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज। एंड द थर्ड थिंग इज दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। नाउ ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे और हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, से दिस इज k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो व्हाट इज k हियर? अब इस k का मतलब होता है k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये क्या है? ये इट इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो अब कांस्टेंट है तो इसका एक फिक्स नंबर होगा, तो इस k कांस्टेंट का फिक्स नंबर है, इट इज 9 इंटू 10⁻⁹। या फिर आप इस k के प्लेस पे एक सिंबल भी लिख सकते हो। इस k के प्लेस पे लिख सकते हो आप 1/4πε0। यहाँ एक नया सिंबल हमें देखने को मिल रहा है कि k के प्लेस पे हम एक नया सिंबल लिख रहे हैं, एंड दिस सिंबल इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन जीरो बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको रीड करेंगे एप्सिलॉन जीरो। व्हाट इज दिस? अभी जो मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं याद रखें, इसका मीनिंग अभी मैं बताता हूं। एप्सिलॉन जीरो का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल सकते हैं, या फ्री स्पेस के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? वैक्यूम। अब देखिए ये जैसे दो चार्ज है, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है?
बीच में क्या है, बीच में ये मेरा एक हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, मैं बोलूं इन दोनों हाथ के बीच में क्या है, नथिंग, दिखता तो कुछ भी नहीं, और हम कह सकते हैं कि इन दोनों हाथ के बीच में एयर है, हवा है, या हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। अगर हमें बोलना है तो हमें क्या कहना पड़ेगा कि वैक्यूम है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं है। हम आप इस कमरे में बैठे हैं और अगर हम कहें कि आपके और हमारे बीच में क्या है, क्योंकि कुछ भी नहीं है सर, आप डायरेक्ट दिख रहे हो, लाइन ऑफ साइट क्लियर है, आपके और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है ना। और हमने ऐसे कर लिया, आपके हमारे बीच में क्या है, क्योंकि कॉपी है, तो ये कॉपी क्या हो गई, मीडियम हो गई। हर चीज का अपना कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। फिजिक्स क्या है, हर फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू बताएगा वो। हवा है तो हवा का भी तो कुछ एविडेंस होगा कि है। अभी इस रूम में हवा नहीं रहे तो फील होने लग जाएगा ना, तो सांस नहीं आ रही, कहां से लूं सांस, दिखती है सांस, हैव यू सीन ऑक्सीजन, दिखाई नहीं देती, और उसका एविडेंस है कि नहीं है वो, एग्जिस्टेंस है उसका, है ना। तो हमें यहाँ ये बताना पड़ेगा कि इन दोनों चार्ज के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब एयर है। तो एयर में इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे फ्लो होगी, उसकी क्या स्पीड रहेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हर बार हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें बताना तो पड़ेगा कितनी चाहिए, और अगर कम मिलने लगी तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, होगा, चलो हॉस्पिटल, आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो यहां पर समझने वाली बात यह कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब एयर है, और उस एयर का एक फिक्स परमिटिविटी नंबर है, फिक्स है, एंड वो नंबर है, तो एप्सिलॉन जीरो का भी एक फिक्स नंबर है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एंड व्हाट इज के, k is proportional constant and its value is 9 into 10⁻9। ये दो नंबर है, ये दोनों नंबर आपको डायरेक्ट याद कर लेने चाहिए, इट्स अ कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट दिए किसने, किसने दिए, ये कांस्टेंट दिए कूलम्ब्स, क्योंकि लॉ कूलम्ब्स का है, तो कूलम्ब ने चार्ज सर्च कर लिए, इन्होंने कहा चार्ज के बीच में फोर्स है, और जो एयर है उसकी उन्होंने एक फिक्स नंबर दिया, दैट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इट इज इक्वल्स टू 8.85 into 10⁻12। इज इट क्लियर, फॉर्मूला क्लियर है। तो अब हम अगर एक सेकंड एग्जांपल लें, मान लीजिए ये दो चार्ज है, ये क्या हो गया हमारे पास, चार्ज हो गया Q1, और ये हमारे पास हो गया दूसरा चार्ज, से सेकंड चार्ज वी हैव Q2, ये दो चार्ज हो गए। अब इन दोनों के बीच में हमने कुछ रख दिया, इन दोनों के बीच में हमने कुछ रख दिया, क्योंकि क्या रख दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने इन दोनों के बीच में वाटर रख दिया, तो वाटर क्या हो गया, एक मीडियम, वाटर इज व्हाट, इट इज मीडियम बिटवीन टू चार्ज, ये हो गया मीडियम बिटवीन टू चार्ज। तो अब ये मीडियम हो गया बिटवीन टू चार्ज, तो अब हमें बताना पड़ेगा कि इसकी परमिटिविटी कितनी। जैसे अभी हमने कहा कि दो चार्ज के बीच में क्या है, तो आपने कहा कुछ भी नहीं, दैट्स मीन एयर, तो उसकी परमिटिविटी क्या बताई थी आपने, परमिटिविटी बताई थी एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, खाली जगह, या फ्री स्पेस की जगह हमने एक और वर्ड यूज किया था, यू कैन से इट इज वैक्यूम। अब दोनों के बीच में पानी है, तो क्या एप्सिलॉन जीरो यूज करेंगे, अब एप्सिलॉन जीरो यूज नहीं होगा। अब यहां पर हम कहेंगे कि यूज होगा एप्सिलॉन आर, क्या यूज होगा, अब एप्सिलॉन आर का क्या नाम है, व्हाट इज एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी,
ये कैसी परमिटिविटी है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, या वाटर नहीं लिखना चाहें क्या, मान लो वाटर की जगह कुछ भी हो, अलग अलग चीजें हो सकती है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की होगी। तो अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, F इज इक्वल्स टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड अब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आप लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो लिखना ही है, एक चीज और आएगी और वो आएगी एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन 0 तो आना ही है और उसके साथ एक और कौन आना है, एप्सिलॉन आर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। यहां m लिख दें, यहां क्या लिख दें, m। तो ये क्या हो गया, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। तो आपको दो सिंबल समझ में आ गए, एप्सिलॉन 0 समझ में आया। एप्सिलॉन 0 क्या है, व्हाट इज एप्सिलॉन 0? इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। देखो एक वर्ड है, मैं इस वर्ड को बहुत एलोबरेट करके समझाता हूं, रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड का मतलब हम इन कॉमन इन जनरल निकालें तो क्या, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, ही इज आवर रिलेटिव्स, ये हमारे रिलेटिव्स है, दे आर आवर रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स क्या करते हैं, कंपैरिजन क्या करते हैं। अब जैसे हवा की जगह एकदम से पानी आ गया तो आप क्या कहोगे कि हवा और पानी में कितना अंतर है, कंपैरिजन करोगे ना। पानी की जगह शहद आ जाए, समझना एग्जांपल हनी, तो आप क्या कंपैरिजन करके बताओगे, हनी गाढ़ा होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी पतला होता है, और हवा कैसी होती है, होती नहीं है, होती है, दिखाई नहीं देती है। तो मतलब हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ती है। तो ये मटेरियल बदलने से, जैसे ये एप्सिलॉन 0 हो गया, एप्सिलॉन आर हो गया, और एक है एप्सिलॉन, एक क्या है, एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को कहते हैं, इट्स नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एंड इट इज इक्वल टू, एप्सिलॉन हमेशा इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूं कि नागर साहब के 76% बने, कौन सी क्लास में, 11th में। आई हैव टोल्ड नागर साहब गॉट 76% इन 11th क्लास। तो मैंने क्या बताया है, व्हाट आई हैव टोल्ड, आई हैव टोल्ड एब्सोल्यूट रिजल्ट ऑफ नागर साहब। बट मैं किसी के साथ कंपेयर करके बताऊं तो फिर मैं क्या बता रहा हूं, इसका 82 बना है, तो जैसे ही मैंने इन दूसरे बंदे का रिजल्ट बताया तो उससे कंपेयर होना स्टार्ट हो गया। तो इसका 82 है, इसका 76 है, वो डिफरेंस कैलकुलेट करना चालू कर दिया फॉर दैट्स। तो कौन सी स्टडी चालू हो गई, रिलेटिव, कंपैरेटिव। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जब हम यहाँ पर केवल एप्सिलॉन लिखेंगे दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्योंकि अब दो चार्ज के बीच में क्या है, वाटर है। तो दो चार्ज के बीच में वाटर है, तो आप या तो ऐसे लिखेंगे या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, दैट इज एफ एम इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ओनली, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं, एप्सिलॉन फिर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ दिस लॉ। तो इस लॉ को समझने के लिए फिर से मैं रिकॉल कराता हूं, यहां दो चार्ज थे, दोनों के बीच में एयर थी, कुछ भी नहीं था, एयर थी मतलब कुछ भी नहीं था कह सकते हैं, बट हमें कहना पड़ेगा हियर फ्री स्पेस और वैक्यूम या एयर हम कह सकते हैं। तो जो फोर्स था वो आया था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड कांस्टेंट K आया था, और K की जगह हम लिख सकते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम लिख सकते थे 9 इंटू 10⁹, इट्स अ कांस्टेंट। तो इसका नाम है एप्सिलॉन 0 और इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इट्स अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻12। इनकी यूनिट अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी फॉर्मूले से बनाऊंगा।
बट अगर इन दोनों के बीच में, यहां पर मैं लिख सकता हूँ इट इज एफ ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ए, एफ ए मतलब फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर। बट अगर इन्हीं दोनों चार्ज के बीच में, इन्हीं दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ जाता, फॉर एग्जांपल वाटर आ गया, तो वही चार्ज है, वही डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अगेन आर एंड चार्ज इज आल्सो सेम q1 एंड q2, बट वाटर आ गया तो यहां पर क्या होगा, हमें हमें एक एप्सिलॉन आर और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन आर? इट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नाम याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका एक और नाम है, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसका एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, एक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मीडियम का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो दैट्स एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर मिला देंगे तो दैट्स नोन एज एप्सिलॉन एंड इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज द फॉर्मूला। क्या यहां तक क्लियर है? नोट कर लो इसको, समझाता हूं। ठीक है, एक मैथमेटिकल मॉडल से इस बात को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि वाटर का, वाटर रिलेटिव परमिटिविटी इज 80, फिक्स है ये, क्या है ये, फिक्स है। वाटर रिलेटिव, क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वाटर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है ना, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 80। What is its absolute permittivity? What is its absolute permittivity? इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है? तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि एप्सिलॉन आर सर दिया है 80, क्या दिया है 80, और आपसे पूछा गया है कि एप्सिलॉन कितना होगा, यही पूछा है ना, हमें एप्सिलॉन आर 80 दिया और हमसे एप्सिलॉन पूछा है, तो हम तो जानते हैं सर कि जो एप्सिलॉन होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अभी तो बताया, अभी तो बताया, तो हमें निकालना है एप्सिलॉन, मतलब वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। फिर हमें एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू याद है, इट्स अ कांस्टेंट, कितना है ये, इट्स 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और एप्सिलॉन आर वो भी याद है, वाटर का कितना है 80, और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 7.08 इंटू 10 टू द पावर -10, कितना आया 7.08 इंटू 10 टू द पावर -10। अब मुद्दा उठेगा यूनिट का, यहाँ पीछे हम यूनिट क्या लगाएं, तो पहले अब हम यूनिट भी देख लेते हैं, है ना, ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया, समझ में भी आ गया। मुद्दा उठता है यूनिट का, तो व्हाट इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर, व्हाट इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो की यूनिट क्या है, तो अगर एप्सिलॉन जीरो की यूनिट निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला है एफ इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। दरअसल ध्यान से समझना, है ना, किसी भी चीज़ की यूनिट्स वगैरह तेरे को डायमेंशन में भी दिक्कत आ रही थी, करना पड़ेंगे फंडामेंटल क्लासेस क्लियर। एप्सिलॉन जीरो की यूनिट निकालना, जिसका यूनिट निकालना है उसको एक साइड पटक लो, तो एप्सिलॉन जीरो इधर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1/4 पाई q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ को क्रॉस ट्रांसफर किया इधर आ गया। बस फिजिक्स में क्या है, सिंबल के नाम और यूनिट्स याद होना चाहिए, यूनिट कैलकुलेट हो जाती है। तो सिंबल में अगर मैं कहूँ व्हाट इज क्यू, चार्ज, q1 इज चार्ज, q2 इज चार्ज, एंड चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और 1/4 पाई क्या है कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट होता नहीं है, तो q1 और q2 का क्या होता है कूलम, तो हो जाएगा कूलम इनटू कूलम, दैट्स कूलम स्क्वायर। फोर्स,
न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन। और व्हाट इज आर डिस्टेंस, इसका हो जाएगा मीटर। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो का यूनिट। शॉर्ट में क्या लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो का यूनिट? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन जीरो का होगा। एप्सिलॉन आर का पूछे या एप्सिलॉन का पूछे तो सर ये जो एप्सिलॉन जीरो लिखा है ना, इसकी जगह एप्सिलॉन भी अगर लिखोगे तो एप्सिलॉन का यूनिट भी यही होगा, कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन आर का यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस। है सोच पाए मैथमेटिकली? नहीं सोच पाए? नहीं सोच पाए? नहीं सोच पाए? अरे एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का यूनिट निकालना है तो एप्सिलॉन आर का यूनिट निकलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन का यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन आर का यूनिट क्या है? यूनिटलेस। इट्स ओनली अ नंबर, इट्स ओनली अ नंबर। तो रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। एप्सिलॉन आर इज अ यूनिटलेस। तो वर्ड एप्सिलॉन जीरो का यूनिट क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन का यूनिट क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां फाइनली हमारा क्या आएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? पक्का? नोट कर लीजिए। कांस्टेंट, व्हाट इज एप्सिलॉन आर? या इसके नाम बोल रहे, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? पूछ सकते हैं ना, कैसे भी पूछ सकते हैं ना। कितने नाम है इसके? एक तो सिंबल से पूछ सकते हैं, व्हाट इज एप्सिलॉन आर, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे देंगे? देखिए अभी हमने बताया कि आपके पास दो चार्ज है, से Q1 और से Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? से R इज द डिस्टेंस, और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब इन दोनों के बीच में एयर है। देन व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इन एयर इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया आपका केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट मतलब इन कहां पर? एयर। केस सेकंड, केस सेकंड ले लें। केस सेकंड क्या ले लें हम ले लें इन मीडियम। इन मीडियम दोनों के बीच में क्या रख दे? दोनों के बीच में क्या रख दे बच्चों? दोनों के बीच में क्या रख दें? मीडियम रख दें। अब आपने जैसे ही मीडियम रखा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक बताना पड़ेगा, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन आर। तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा बताओ बच्चों? इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और आपको डेफिनेशन किसकी देनी है? एप्सिलॉन आर की। तो जब डेफिनेशन इसकी देनी है तो हम इन दोनों को डिवाइड कर दें। क्या करें? हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, और डिवाइड करेंगे तो कट पिट जाएगा। भाई कंपैरिजन करना है ना, कल पिछली क्लास में समझाया था ना, जब भी किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करना हो तो डिवाइड किया जाता है। कल किया था ना, दो बच्चों का वजन तोल के हमने कंपैरेटिव स्टडी कराई थी। FA मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स की पिछली क्लास में हमने स्टडी की थी। ये कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन आर नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? एप्सिलॉन आर बच गया है, ये कैंसिल हो गया। ये Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, बचा एप्सिलॉन आर। ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल, केवल एप्सिलॉन आर बचा।
So what is epsilon r? What is epsilon r? Epsilon r, it is equals to fa upon fm. तो यहां से हम एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन दे सकते हैं. व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ध्यान से सुनना. व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स between two charge placed in air at a certain distance to force between the same charge at same distance in medium. It is equal to dielectric constant epsilon r. डेफिनेशन क्लियर है? पहले हमने एयर में रखा, फिर हमने मीडियम में रखा, उन दोनों का रेशियो जो आएगा, जो भी रेशियो आएगा, व्हाट विल बी द रेशियो, वही रेशियो क्या निकल के आएगा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल के आएगा. एक तरीका ये है डेफिनेशन देने का. दूसरा तरीका ये है डेफिनेशन देने का, हम जानते हैं एप्सिलॉन इट इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. ये तो हो गया एक तरीका डेफिनेशन देने का. इस डेफिनेशन का दूसरा तरीका क्या है, हम जानते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. एंड व्हाट इज एप्सिलॉन आर? इसी की डेफिनेशन चाहिए, इसको नीचे पटक दो. इट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर. तो अब बताओ व्हाट इज एप्सिलॉन आर? इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. नहीं समझे? नाम याद होना चाहिए ना. एप्सिलॉन क्या है? व्हाट इज एप्सिलॉन? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में क्या, अपॉन में क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम. इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर. व्हाट इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर? यूनिटलेस. एप्सिलॉन आर इज यूनिटलेस. इसका कोई यूनिट नहीं होता. व्हाट इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन? कूलम्ब स्क्वायर प्लस न्यूटन स्क्वायर मीटर. ऐसा? हाँ सही, न्यूटन मीटर स्क्वायर. व्हाट इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अभी सिखाया. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर? इट्स अ यूनिटलेस. ये क्या होता है? ये कोई भी मीडियम हो सकता है. कहां पर? बिटवीन टू चार्जेस. इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए.